अच्छा, 28 साल के को एड्स हो गया। ओहो! ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ट्रक चलाते हैं आपके हस्बैंड? उनको खाना दिया जा रहा है तो यूँ दूर से फेंक कर दिया जा रहा है। या फिर कुछ पुरुषों को तो हमने देखा कि उनकी खाट को बकरी के बाड़े में डाल दिया गया है। लठ लेकर आ गया, बड़ा-सा एक डंडा लेकर आ गया, बोला अब के आई ना तो टाँगे तोड़ दूँगा। घर का ही कोई देवर जेठ या कोई भतीजा उनके साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है और ये बात बोल कर के उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि किसी को बोलेगी तो तेरा एचआईवी का सारे गाँव में बता दूँगा या सारे शहर में बता दूँगा। मैं थैंकफुल हूँ राजस्थान की कम्युनिटी की कि उन्होंने, राजस्थान के समुदाय ने मुझे स्वीकारा, अपने बीच में जगह दी और मैं उनके बीच में जा कर के लोगों को जब बताती थी, समझाती थी तो सुनते थे लोग, समझते थे। राजस्थान की मुहिम जो हमने शुरू की थी 5 महिलाओं से, वो 5000 तक पहुंची और आज कई हजार महिलाओं तक हम लोग ये जानकारी फैलाने की कोशिश करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। जब मुझे पता चला कि मैं एचआईवी संक्रमित हूँ और मुझे भी ये इन्फेक्शन है, तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो मैं ये सोच-सोच कर घुटकर मर जाऊँ कि मुझे एचआईवी मेरे पति ने क्यों दे दिया और या फिर मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लूँ। तो मैंने सही रास्ते को चुना और मैंने एचआईवी को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। नमस्कार, मेरा नाम मोना बालानी है और मैं राजस्थान, जयपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं दिल्ली में पिछले 11 साल से रह रही हूँ और अभी जो मैं है वो इंडिया एचआईवी एड्स अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एज़ अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हूँ और समुदाय आधारित क्षमताओं को क्षमतावर्धन करने के लिए और समुदाय के लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए मैं एक प्रोजेक्ट देख रही हूँ जिसे कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग बोला जा रहा है। मेरे पापा, मेरे घर वाले सब मेरे को लाडो के नाम से जानते थे क्योंकि मैं गोल-मोल, गोलू-सी, गोरी-सी, मोटी-सी थी और मेरे पापा बेटों की तरह मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है। तो ये बात है उस समय की जब मैं अपने 18 साल की उम्र में प्रवेश कर रही थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी और तभी मुझे प्यार हो गया और वो प्यार ऐसा हुआ कि वो प्यार एक संकल्प में बंध गया और शादी के रूप में मैंने उस प्यार को परिणित किया। जब मैंने घर पे बात की तो पापा तो कतई राजी नहीं थे कि मैं इस तरह से शादी करूं और उन्होंने बोला कि क्यों तेरे को उसके साथ जाना है, तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, तू पढ़ी लिखी है, अच्छे से कोई भी लड़का मिलेगा। बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे इन्हीं के साथ में शादी करनी है। तो फिर उन्होंने यही कहा कि अब अगर आपको उधर रिश्ता रखना है तो हमारे से कोई रिश्ता नहीं है और बस वो उस दिन आखिरी दिन था उस रिश्ते का। और फिर 9.5 साल मैंने अपने पापा की शक्ल नहीं देखी और ना ही पापा ने कभी मेरे से बात की। बट बात की और मेरे घर आए, वो ऐसे समय में आए जब मेरे हस्बैंड की आखिरी सांसें चल रही थी और इस दरमियान इस 10 साल की जर्नी में मेरे साथ बहुत कुछ घटित हो चुका था जो मेरे मम्मी पापा को तो भनक भी नहीं थी कि मेरे हमारी बेटी के साथ क्या-क्या हो चुका है। बहुत हँसी-खुशी मेरी लाइफ चल रही थी। एकदम खुशहाल परिवार था, वैवाहिक सुख पूरा था, पारिवारिक सुख पूरा था, तो कभी मायके की याद भी नहीं आई। बात उन दिनों की है जब 1999 की है जब मेरे हस्बैंड लगातार बीमार पड़ रहे थे, 2-3 बार बीमार पड़े और काफ़ी मतलब सीरियस बीमार हो गए। तो हमने अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा कि क्यों मेरे हस्बैंड बार-बार बीमार पड़ रहे हैं? कभी इनको बुखार लंबे समय तक चलता है, कभी डायरिया चलता है, कभी सिर दर्द होता है, बहुत पसीना आता है, घबराहट होती है, दवाइयाँ देते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वापस 10 दिन में बीमार हो जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा था कि इनको ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक बात बोलें, बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं साहब बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आप ना एक और जाँच करवाओ अपने पति की और वो जाँच ना एचआईवी के लिए होती है। तो मैं तो पहले समझ नहीं पाई कि क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं कि एचआईवी की जाँच करवाना है। फिर उन्होंने पूरा पूछा कि कितने दिन तक बीमार रहते हैं, कितने दिन दवाइयाँ खाने से सही हो जाते हैं। तो पूरा जब उन्होंने बोला कि इनका जो रूटीन है उसको देखते हुए हम बोल रहे हैं कि बार-बार बीमार हो रहे हैं तो एक बार आप इनका एचआईवी टेस्ट करवा लो। तो हमें भी लगा कि ठीक है करवा लेते हैं, इतना गंभीरता पता नहीं थी किसी चीज़ की। जब जाँच की रिपोर्ट आई तो देखा कि इनके जाँच में तो रिएक्टिव आया है एचआईवी वायरस। तो डॉक्टर ने हमें बुलाया, हम लोग गए, दोपहर का टाइम था, ढाई 3 बजे की बात थी। डॉक्टर ओपीडी खत्म करने के बाद हमें बुलाया, तो हमें थोड़ा-सा लगा कि क्यों ऐसा किया किया डॉक्टर साहब तो सुबह बुलाते हैं या तो इन्होंने ओपीडी के बाद बुलाया है। हम लोग गए तो हम 3 ही लोग थे, तो डॉक्टर ने जब हमें बताया कि आपके हस्बैंड को ये संक्रमण है, तो उस समय तो हमको मतलब ऐसा लगा कि मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर जैसे-तैसे अपने आप को सँभाला, मेरे हस्बैंड घर पर आए, तो एकदम से रोने लगे। फिर मुझे भी रोना आया कि क्या हो गया ऐसा?
फिर जब हमने समझा कि चलो ठीक है HIV हुआ, मैं थोड़ा सा पढ़ी थी कहीं किताबों में जब 10वीं क्लास में पढ़ रही थी कि HIV का संक्रमण छूने से, साथ खाने से नहीं फैलता है और ये 4 कारणों से फैलता है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में था। तो मैंने इनको बोला कि आप घबराइए मत, अब हो गया है तो हम इसका इलाज करेंगे, और डॉक्टर ने बोला भी है कि इलाज है इसका। तो उस समय HIV तो कोई जानता ही नहीं था। हमको डॉक्टर ने भी ये बोला कि आपकी एड्स की रिपोर्ट आ गई। तो जब हम एड्स की रिपोर्ट सुने तभी हमारे को धक्का लगा कि एड्स हो गया इनको, और ये होने के बाद पता नहीं इंसान बचता है कि नहीं बचता है, क्योंकि उस समय बड़े-बड़े होर्डिंग लगते थे अस्पतालों में भी कि एड्स मतलब मौत। ऐसा बड़ा-बड़ा अजगर का शक्ल दिखा के उधर होर्डिंग्स पे डिस्प्ले होता था कि एड्स मतलब मौत, एड्स लाइलाज बीमारी है। इस तरह से विज्ञापन भी देखने में आते, तो वो डर था हमारे अंदर कि पता नहीं अब कितनी ज़िंदगी बची है। फिर जब हम दूसरे दिन इलाज के लिए बात करने गए डॉक्टर से कि इनकी कौन-सी दवाइयाँ चलेगी, किस तरह से इनको दवाइयाँ लेनी है, वो सब जब बताया तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप भी अपनी जाँच करवाइए। तो मैंने बोला कि मुझे क्यों जाँच करवानी है? बोले नहीं, ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शन होता है और चूँकि आप पति-पत्नी हैं तो वो इन्फेक्शन आप में भी आ सकता है। तब मैंने अपनी जाँच करवाई, तो उस समय पर HIV की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगते थे, और चूँकि प्राइवेट लैब में होती थी जाँच, तो हम 3 रात सोए नहीं। बिल्कुल मतलब आँखों में नींद ही नहीं आई, पूरी-पूरी रात बैठ कर के बस यही सोचते रहते थे कि रिपोर्ट में क्या आएगा। फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे कि चल मेरे को तो हो गया, मेरे को कुछ हो जाएगा तो तू रह जाएगी, तू बच्चे सँभाल लेगी, लेकिन तेरे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? लाइक पूरा रात भर बस यही चिंता में रो-रो के वो 2-3 दिन हमने निकाले। फिर जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी भी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। तो मेरे हस्बैंड का उन्होंने इमीडिएट इलाज लिख दिया था, इलाज शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका CD4 काउंट बहुत लो था, तो उनका इलाज शुरू करना पड़ा हाथों-हाथ, तो उनका मेडिसिन शुरू हो गई, लेकिन बहुत महँगी थी दवाइयाँ। तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई गवर्नमेंट में अभी इलाज नहीं है, आपको खरीद के ही दवाइयाँ खानी है। तो हमने कहा ठीक है, अब जहाँ तक हो सकता है जितना होगा हम लोग खाएँगे, करेंगे इसको। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी भी दवाई आप शुरू करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि आप भी कीजिए, आपकी भी शुरू होनी है। तब फिर हमने एक और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। किसी ने हमें बताया कि एक स्किन ओपीडी के हेड प्रोफेसर हैं, उनसे आप जा कर के मिलिए। तब हम वहाँ पे गए, हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, आप दोनों की ही दवाई शुरू होगी। और उस समय दवाई खाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखना था कि 25 से 30 हज़ार का जो महीने का खर्चा होता था दवाइयों का, उसके अलावा फिर मेरे हस्बैंड को टीबी भी हो गया 2-3 बार, जिसके कारण उनको काफ़ी बोन्स वीक हो गए, स्पाइन में टीबी हुआ, उनको लंग में टीबी हुआ, बोन्स में टीबी हुआ, फिर मेनिंजाइटिस हुआ, सिर का टीबी। और ये सारा वो दौर था जब जो परिवार जो 9 साल में मैंने खुशियाँ देखी थी, वो सारी खुशियाँ धीरे-धीरे 6 महीने के अंदर पूरी मेल्ट हो गई। जो परिवार के लोग इतना हँसी-खुशी से सब आते थे, बात करते थे, पास में रहते थे, सब में कहीं न कहीं आ गया कि ये लोग तो एड्स पेशेंट है, अब इनके साथ बात करने से क्या फ़ायदा? कुछ एक मेरे परिवार में थे, मेरी कुछ नंदें थीं, वो हमें समझती थीं, वो लोग हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बाकी जो लोग थे पड़ोसियों में भी और सब में मतलब ये धारणा थी कि अभी ये बीमार हैं, इनके घर जाना ठीक नहीं है। तो धीरे-धीरे एक तरह से वो हमारा एक एकाकीपन हमें खाने लगा। कुछ और ही समाज का रूप देखने को मिला, जहाँ भी जाओ हज़ारों सवाल, और इन 3 सालों में इतने सवालों के जवाब देते-देते मैं थक गई थी कि ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? एक बार की तो घटना है, मेरे हस्बैंड एडमिट थे और उनको एमआरआई की जाँच और कुछ ब्लड टेस्ट लिखे थे डॉक्टर ने। अस्पताल में मैं अकेली होती थी या फिर कभी कुछ मेरे भांजा होता था एक साथ में, नंद होती थी साथ में। और जब मैं ब्लड सैंपल लेके लैब पे जाती थी और वहाँ पे सैंपल रखती थी, तो उस समय पे सैंपल पे नाम लिखा जाता था, बाकायदा नाम और HIV पॉजिटिव, एज, ये सब लिखा जाता था। अभी भी लिखा जाता है, लेकिन अभी कोड वर्ड्स हैं, कोड है तो सबको समझ में आता है, सब ट्रेन्ड हैं। उस समय पे ऐसा नहीं होता था। जब सैंपल लैब टेक्नीशियन को देते थे, तो पूछता था, "किसका सैंपल है?" "मेरे हस्बैंड का है साहब।" "अच्छा, 28 साल के को एड्स हो गया? ओहो! ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ट्रक चलाते हैं आपके हस्बैंड?" मैंने बोला, "नहीं।" "तो फिर क्या करते?" "कहीं इधर-उधर मुँह मारने गए होंगे ना?" मैंने बोला कि आप अपना काम कीजिए ना, आपका काम जाँच करना है, वो कीजिए ना। "नहीं, नहीं मैडम बोल रहा हूँ, लेकिन अब आप भी तो आपको भी है?" "हाँ सर।" "ओह हो! फिर? आपको कुछ इलाज? आपको कोई कैसा महसूस होता है अंदर से? आपको कुछ अलग से महसूस नहीं होता?" "नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, बाकी सबकी तरह हूँ, कुछ अलग महसूस नहीं होता।" तो इस तरह के हज़ारों सवाल जिस भी मंज़र पे खड़ी होती थी, वहाँ खड़े हो जाते थे सवाल। चाहे मैं कुछ
हेल्थ सर्विसेज लेने जा रही हूँ तो सवाल, कहीं नौकरी के लिए जा रही हूँ तो सवाल। वो सवालों के लिए जवाब देते-देते मैं थक जाती थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस समय पर भी मतलब वो मैं बता नहीं सकती कि वो ऐसा समा था कि वो आदमी लोग मेरे साथ में थे या औरतें जो समझती थी कि हाँ, चलो ये एक बीमारी है। उतने ही लोग हमारे इर्द-गिर्द थे। उसके बाद अकेलापन स्वीकार करना था, कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरे बेटे ने सवाल नहीं पूछा क्योंकि मैंने उसको अनुभव से सवालों का जवाब दिया। जब मेरा बेटा 6.5 साल का था, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और उस समय पर शायद उसको इतनी समझ नहीं थी कि उसके साथ क्या हो गया। उसकी मैंने जाँच करवाई, उसकी थैंकफुली एचआईवी नेगेटिव रिपोर्ट आई। औरत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अकेले होना, उसके बाद आपकी उम्र कम होना और फिर परिवार में आपके ऊपर पति की छाव ना होना। तो ये अपने आप में जितनी भी स्थितियाँ थी उन्होंने मेरे को कहीं न कहीं हर तरह की जोखिम में डाल दिया था। फाइनेंशियली तो थी ही, मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर थी उस समय पे और उस समय पे जैसा कि बता रही हूँ मैं अकेले रहने का जो डिसीज़न किया क्योंकि माता-पिता के ऊपर भी मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने आत्मनिर्भर होके अपने स्वावलंबन के साथ जीऊँगी। तो मकान की किराए की चिंता, बच्चे की पढ़ाई की चिंता, अपने खाने-पीने, दवाइयों की चिंता, ये सब के चलते मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी काम करना शुरू करूँगी। और जहाँ पर भी मैं जॉब के लिए जाती थी तो अगेन वही सवाल होता था। लेकिन ये चिंताओं में कहीं न कहीं मेरे को एक बीमारी भी घर कर गई थी। उसी समय मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। तब मेरी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ड्रास्टिकली मेरा वेट डाउन हो गया, मेरे को भूख लगना बंद हो गया। जो भी मैं खाती थी पचता नहीं था। तो उस समय पे मेरे को दवाइयाँ शुरू करनी पड़ी और फिर जब वो सब के चलते क्योंकि कहीं पर भी जाऊँगी तो पैसा तो चाहिए। घर से बाहर अस्पताल तक भी जाना है तो ऑटो करके या रिक्शा करके जाना है, चलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो सब की स्थिति में फिर मेरे को काम की भी ज़रूरत थी। तो जब 1 डेढ़ महीना दवा लेने के बाद मैंने थोड़ा स्टेबल महसूस किया अपने आप को, फिर कहीं जाती थी काम करने तो लोग शक्ल देख के बोलते थे, "अभी तो मैडम आप थोड़ा-सा बीमार लग रही हैं, आप रेस्ट कीजिए।" थोड़ा टाइम बाद आइए या फिर कोई ये बोलता था अभी आप रुक जाइए थोड़ा टाइम बाद बताएंगे। जितने इंटरव्यू देकर आती थी कहीं से जवाब नहीं आता था तो एक मन में लगता था कि शायद कहीं ना कहीं अभी कुछ भी मेरे को अपने आप को इस तरह से स्ट्रेंथ देनी है कि ताकि लोग देखकर मुझे बीमार ना कहें। मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी, दवाइयाँ टाइम पर लेती थी, जितना हो सके खाना अच्छे से खाती थी। तो ये सबको मैनेज करने के लिए फिर मम्मी पापा ने उस समय पे बहुत संबल दिया था। लेकिन जो स्थिति मैं क्रॉस करके आई थी, जब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये अब मर जाएगी, अब नहीं जी पाएगी। और वो समय था जब मतलब माँ-बाप भी हार चुके थे और डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो उन्होंने बोला कि अब तो ये हमारे हाथ से गई, अब नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन अगेन उस टाइम पर भी मेरा बेटा मेरी स्ट्रेंथ था और जब घरवाले मेरे को फर्श पर सुला करके दान पुण्य करवा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे कि अब गीता का पाठ करो भैया, इसकी सांसें निकलने वाली हैं। तब मेरा बेटा अगेन लाइक आके छाती से लगा और बोला कि मम्मी पापा तो छोड़कर चले गए, अब आप मत जाना। तब वो उसके शब्द जो कानों में गूंजे और शायद उन्हीं शब्दों की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ। उठ के बैठी और अपने बेटे से बात की। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी। और शायद वही स्ट्रेंथ थी, उसके शब्द मेरे लिए प्राण बनकर आए और दोबारा जब मेरे को प्राण मिले तो फिर मैं खड़ी ही रही। फिर मैंने ये सोचा कि जो सब मेरे साथ घटित हुआ है और महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ में नहीं होना चाहिए। और तब से मैंने ये सोचा कि जितनी जानकारी मैं एचआईवी के बारे में ले सकती हूँ वो लूंगी, लोगों को समझाऊंगी कि लोग इससे कैसे बच सकते हैं, महिलाओं को समझाऊंगी कि उनका आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। और धीरे धीरे फिर मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई और मैं थैंकफुल हूँ राजस्थान की कम्युनिटी की कि उन्होंने, राजस्थान के समुदाय ने मुझे स्वीकारा, अपने बीच में जगह दी और मैं उनके बीच में जा करके लोगों को जब बताती थी, समझाती थी तो सुनते थे लोग, समझते थे। शुरू में बहुत चुनौतियां आती थी, बहुत दिक्कतें आती थी। जब हम ऐसे लोगों को ढूंढने जाते थे जो इलाज छोड़ चुके हैं, ऐसी महिलाओं को ढूंढने जाते थे जो अपनी जांच करा चुके हैं लेकिन ट्रीटमेंट लेने नहीं आई हैं। और चूंकि मुझे पता था कि एक इलाज ही है जिससे कि हम एचआईवी को मैनेज कर सकते हैं, एआरटी की दवाइयां ही हैं जो मुझे खड़ा रहने की हिम्मत दे सकती हैं, मुझे आगे जीने की हिम्मत दे सकती हैं, अपने बच्चे पालने की हिम्मत दे सकती हैं, अपना रोजगार करने की हिम्मत दे सकती है। तो उन दवाइयों की महत्ता मैंने जा जा करके महिलाओं को बताना शुरू की, बच्चों को बताना शुरू की। ये देखा गया कि जो शहर से लगते गांव के घर हैं या फिर जो ऐसे घर हैं जहां पर कोई ना कोई लोग, एक जना कोई ना कोई संक्रमित है,
तो वहां पर उनके कपड़े अलग कर दिए जाते हैं, बर्तन अलग कर दिए जाते हैं। उन महिलाओं को कोई घर की चीज छूने का अधिकार नहीं है। उनको खाना दिया जा रहा है तो यूं दूर से फेंक कर दिया जा रहा है। या फिर कुछ पुरुषों को तो हमने देखा कि उनकी खाट को बकरी के बाड़े में डाल दिया गया है कि ये यहाँ पर रहेगा जानवरों के साथ तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। बच्चों के बाल नहीं काटते थे नाई, उनको ये डर होता था कि अगर हम इनके बाल काटेंगे तो शायद हमें एचआईवी लग जाएगा। उनके नाखून नहीं काटते थे घर वाले, कपड़े नहीं उनके धुलते थे। क्यों? क्योंकि घर के लोग ऐसा सोचते थे इनके कपड़े हम छुएंगे तो शायद ये लोग की बीमारी हमको आ जाएगी। तो इस तरह से कई घरों में हमने देखा कि इस तरह का व्यवहार होता था, और वो व्यवहार के चलते वो इतना मानसिक अवसाद में आ जाते थे कि कई लोगों ने अपना सुसाइड कर लिया। उस समय पर लोगों में एक इतना बड़ा भय था कि ये बीमारी तो छूने से भी हो जाती है, ये बीमारी तो अगर हम किसी के गले लगेंगे उससे भी हो जाएगी, अगर किसी के कपड़े छुएंगे उससे भी हो जाएगी, अगर एक शौचालय में शौच जाएंगे उसमें भी हो जाएगी। तो ये सारी भ्रांतियों को हम जा जा करके लोगों को समझाते थे कि ये बीमारी जो है, ये संक्रमण जो है वो 4 कारणों से ही होता है। ये 4 कारणों के बारे में जब हम उनको बताते थे कि ये संक्रमित रक्त चढ़ाने से होता है और संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से होता है। एक गर्भवती माँ अगर संक्रमित है तो उसके बच्चे को होने की चांसेस रहते हैं, पर 100% उसको बचाया जा सकता है। और दूसरा है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। तो जब ये सच्चाई हम उनको बताते थे तब थोड़ा उनका अवसाद कम होता था। लेकिन हाँ, ब्लेम तो चलता था कि अगर महिला ने पहले जांच करवाई है, उसको पता चला, तो सीधा सीधा परिवार वालों लोगों का ये शक होता था। इवन उसके पति भी बहुत बार ये शक करते थे कि इसको कैसे हो गया, क्या ये कहीं किसी और के पास तो नहीं गई, या फिर इसका चरित्र पहले से खराब रहा है। तो सीधा का सीधा उसको करेक्टर से लिंक कर दिया जाता है। एक घर में मैं विजिट करने के लिए गई, जयपुर की ये घटना है, और वो घर मतलब इंटीरियर एरिया में था, काफी अंदर अंदर जाके बस्ती में वो घर था। वहां पर जाकर मैंने पूछा कि इस नाम की कोई महिला रहती है यहाँ पर? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको किसने बता दिया, यहाँ तो ये महिला रहती नहीं है, वो तो चली गई है यहाँ से। तो जब उन्होंने ऐसा बोला चली गई है यहाँ से, तो थोड़ा सा मन को धक्का लगा। और फिर जब हमने जाकर के आस पड़ोस में पता किया कि इस नाम की महिला यहाँ पर रहती है, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो रहती है यहाँ पर। फिर हम थोड़ा सा गैप देके कुछ दिनों बाद फिर हम वापस गए वहां पे, मैं और मेरा एक काउंसलर साथ में था। कई बारी तो मैं अकेले ही जाती थी। तो जब हम वहां पर गए तो पूछा हमने कि आपने झूठ क्यों बोला, ये तो यहीं पर रहती है, इनका एड्रेस तो है यहाँ पर। तो बोला लठ लेकर आ गया, बड़ा सा एक डंडा लेकर आ गया, बोला अब के आई ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, दोबारा मेरे घर में नहीं आना चाहिए। ऐसा करके लोग हमसे व्यवहार करते थे। एक दो घरों में गए तो वहां पर एकदम से चिल्ला पड़े लोग, क्यों आ गए आप लोग हमारे यहाँ पे, अभी पुलिस को बुलाते हैं, अभी ये तुम्हारी ये बंद करवाते हैं, तुम लोग क्या करते हो, लोगों के घरों में घुस के चोरियां करने के लिए जाते हो। ऐसा करने के लिए लोग ब्लेम करने लगते थे। तो वो सब को भी सहन करके हम ये सोचते थे कि नहीं, जो चीज मेरे साथ हो चुकी है, शिक्षा नहीं होने के कारण, इस चीज की शिक्षा नहीं होने के कारण कि कैसे फैलता था, कैसे नहीं फैलता है एचआईवी, वो शिक्षा हम तो देंगे सबको। मैं तो मतलब ये ठान चुकी थी कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दूसरी महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और फिर एक समूह में बंधने की हमने बात सोची कि जो आज हम महिलाएं हैं, तो मैंने यहाँ वहां पर राजस्थान में 5 महिलाओं से शुरुआत की जो अलग अलग जिले की महिलाएं थी, और उन महिलाओं को मैंने साक्षर किया कि आप लोग ये मत स्वीकार कीजिए कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं तो कोई आपने पाप किया है। आप महिला हैं, जैसे और दूसरी बीमारियां होती है वैसे हमें बीमारी है, और इसकी हम दवा लेकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम समाज में ये प्रूव करके दिखाएं कि एचआईवी कोई घृणित बीमारी नहीं है या कोई घृणित संक्रमण नहीं है। एचआईवी के होते हुए भी इंसान अपनी जिंदगी इलाज के साथ में अच्छे से जी सकता है। तो ये जानकारी मैं लोगों में फैलाना चाहती थी, और मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। ये भी देखा जा रहा था कि जहां पर महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर थीं किसी न किसी परिवारजन के ऊपर, तो वहां भी उनका शोषण हो रहा था। किस वजह से? या तो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, घर का ही कोई देवर जेठ या कोई भतीजा उनके साथ में जबरदस्ती कर रहा है, और ये बात बोल करके उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि किसी को बोलेगी तो तेरा एचआईवी का सारे गांव में बता दूंगा या सारे शहर में बता दूंगा। तो इस तरह के भी डर उन महिलाओं में होते थे। और चूंकि ज्यादातर महिलाएं उस समय पर यंग थी, युवा थी, 15 से 25 साल 35 साल की उनकी एज होती थी, एक प्रोडक्टिव एज होती थी जिसका हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता था। तो ये सारी चीजें उनके जहन में हम डालना चाहते थे, और मैं उनको खासकर ये बोल करके जिंदा करना चाहती थी। जिंदा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उस समय वो अपने आप को एकदम मुर्दा महसूस करते थे कि अब मेरा पति मर गया, अब मैं भी मर जाऊंगी। उनको इतना भयंकर एड्स की बीमारी हुई, मुझे भी एड्स हो गया, मैं भी मर जाऊंगी। ये सोच सोच कर ही वो अपने आप को बीमार कर लेते थे। तो वो सोच से उनको बाहर ला करके उनका मानसिक अवसाद कम करना, उनको सच्चाई बताना, और सच्चाई के साथ
उनके साथ साथ फिर इलाज पे भी जुड़े रहना। तो ये सारी बातें फिर हम लोग उनको जाकर बताते थे, सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स करते थे, उनके साथ 1 to 1 डिस्कशंस करते थे, उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग करते थे और फिर इस चीज़ को हमने एक मुहिम बना दिया। जब मैंने राजस्थान में उन 5 महिलाओं के साथ एक समुदाय बनाया, एक सपोर्ट ग्रुप बनाया, वो 5 महिलाएं 5,000 तक पहुंची और हमने उसको एक एसोसिएशन का नाम दिया, जिसको पॉजिटिव मदर्स एसोसिएशन हमने कहा था। और आज हर राज्य में कई हजार महिलाएं हैं। अगर हम आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 36 से 40 हजार लोग जो हैं वो इलाज ले रहे हैं। पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, समलैंगिक लोग भी हैं। तो उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जानकारी देते हैं। राजस्थान की मुहिम जो हमने शुरू की थी 5 महिलाओं से, वो 5,000 तक पहुंची और आज कई हजार महिलाओं तक हम लोग ये जानकारी फैलाने की कोशिश करते हैं कि हर जिले में कम से कम 20 से 25 महिलाएं ऐसी हों जो अपने से आगे 50 महिलाओं को ट्रेन करें। और जब वो हर राज्य में, हर जिले में इस तरह की मुहिम बन रही है, तो आज अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 2.5 से 3 लाख महिलाओं को हम जोड़ चुके हैं, जहां पर हम उनको ये समझा रहे हैं कि HIV कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता और कैसे वो अपना संक्रमण अपने अंदर संचित रख के दूसरी महिलाओं को और अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों को बचा सकती हैं। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, अपने स्वास्थ्य की भी, अपने बच्चे की भी, और साथ ही साथ जो मैंने अपने आप से संकल्प लिया था कि इस समाज को भी मुझे जागरूक करना है, मुझे लोगों को भी बताना है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। कोई और आकर के मुझे पानी नहीं पिलाएगा। अगर मेरे को बुखार हुआ तो मुझे दवा खुद को ही खानी है, कोई और अपने मुंह में दवा खा करके मेरा बुखार ठीक नहीं कर सकता। तो मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी है। इस मैसेज को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में देना चाहती थी। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब HIV के कारण वो एड्स की अवस्था में आते हैं, तो एड्स की अवस्था में आकर के उनकी जो डेथ होती है वो बहुत भयावह होती है। क्यों? क्योंकि उस समय पे उनको कई सारे रोग घेर लेते हैं, कोई दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, उनका वेट एकदम कम हो चुका होता है, बॉडी एकदम हड्डियों का ढांचा बन चुकी होती है, कोई उनको छूना, उनके पास आना पसंद नहीं करता है क्योंकि शरीर का जो ढांचा है बिगड़ चुका है, शक्ल एकदम बदल चुकी है, त्वचा का रंग बदल चुका है। तो ये सारी चीजें न हो, उसके लिए बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से कई लोगों के शव भी जाकर जलाए हैं शमशान में, जिनको घर वाले अस्पताल के बाथरूम तक छोड़ जाते थे कि अब इनका कोई नहीं है। उनको हम लोगों ने, कई बार ऐसा हुआ है कि परिवार वाले हाथ होते नहीं थे तो शवदाह भी हम लोग करते थे। लेकिन मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी मौत मेरी ना हो। वो कब नहीं होगा? जब मैं खुद को एड्स की अवस्था में जाने से रोकूं। तो अगर हम HIV का संक्रमण है उसको अच्छे से बराबर उपचार लेके HIV संक्रमित ही रह सकते हैं, HIV के साथ जीने वाले रह सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने आप को उस अवस्था में ला सकते हैं कि मेरा जो संक्रमण है वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट ना हो, और वो अवस्था कहलाती है U=U, जो कि आपको एड्स की सिचुएशन में नहीं पहुंचने देती है। तो अगर मैं अपनी दवाइयां बराबर खा रही हूं और मेरा वायरल लोड सप्रेस है, HIV वायरस मेरा प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं कर रहा है, एक स्टेबल सिचुएशन में है, तो वहां पर मैं अपना संक्रमण दूसरों को नहीं दूंगी और मैं एड्स की अवस्था में भी नहीं पहुंचूंगी। लेकिन जो मैं अपनी मौत को कभी सोचती हूँ कि कभी ऐसा होगा, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं एक आम इंसान की तरह, जो नॉन HIV पर्सन जिस तरह से डेथ होती है और एक पूरी उम्र जीकर जब डेथ होती है, तो शायद मेरी मृत्यु भी वैसी होगी और मैं अपनी उम्र को पूरा जीना चाहती हूँ। इस HIV ने मुझे कई बार बहुत अच्छे अच्छे मंच पर सम्मान भी दिलाया है। राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने मुझे काफी सम्मान दिया है, उनका मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ। 2017 में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उन्होंने मेरे लाइफ के अनुभव को काफ़ी सराहा कि आप जैसी महिला होकर के हज़ारों महिलाओं को जानकारी दे रही हैं, तो ये अपने आप में एक सराहनीय बात है। और इस तरह से कई बार राज्य के मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपनी बात बताती रही हूँ, अपने काम के बारे में बताती रही हूँ, तो लोगों से हमेशा मुझे काफ़ी सराहना और प्रशंसा मिली है, जिसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। और आज जोश टॉक की जो टीम है उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर मुझे मौका दिया अपने अनुभव साझा करने के लिए और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित करता है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस आर्ट सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स,
सर्विस डिलीवरी एंड अर्बन एंड म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। सिटी चैंपियंस के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.joshtalks.com/citychampion।